हम लोग सुरमाओं के किस्से या स्वाभिमान की गाथाएं गाने में इतने मशगूल रहते हैं कई बार कि हमें यह भी नहीं दिखाई देता कि इसी समाज में एक ऐसा तबका है जिसे कहीं ना कहीं सहयोग की जरूरत है, जिसे कहीं ना कहीं एक ऐसे संबल की जरूरत है जहां पर उसे आत्मनिर्भर बनाया जा सके, जहां पर उसे उसके पैरों पर खड़ा किया जा सके। लेकिन हम उसके पैरों पर खड़ा करना तो दूर, उसके पैरों में बेड़ियां बांधने का जो प्रयास करते हैं उसे ही कुंठित मानसिकता वाला रूढ़िवादी समाज कहते हैं। नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार हूं, रियल रिपोर्टर न्यूज का आपका ये पेज है और जय जयकार करने हेतु सुबह सुबह आप लोगों के बीच हाजिर हूं। आप लोगों को बताने जा रहा हूं राजस्थान की एक दो ऐसी गाथाएं जिन्हें सुनना चाहिए। आप लोगों को उसे सुनकर प्रेरणा लेनी चाहिए और बेटियों के प्रति नजरिया जो होता है आम आदमी का, समाज का, उसे बदलना चाहिए। उनसे किस तरह पेश आना चाहिए ये बहुत जरूरी है दोस्तों। आप लोगों को बता रहा हूं गाड़िया लोहार समाज का भी पिछड़ा हुआ है, काफी पिछड़ा हुआ है। समाज के बच्चों की कम उम्र में शादी कर दी जाती है। एक लड़की कहती है कि मुझे भी ताना मिलता था कि शादी कर ले, मगर मैंने पढ़ाई पूरी की, अब आईएएस बनने का सपना है मेरा। यह कहना है भीलवाड़ा की रहने वाली 21 साल की सुंदर गाड़िया का। उस बेटी का नाम है सुंदर। जी हाँ, सुंदर ने जोधपुर से इंजीनियरिंग की है और अब यूपीएससी की तैयारी कर रही है। सिविल सेवा में जाने के लिए सुंदर गाड़िया ने वेदांता ग्रुप के 9 लाख रुपए का पैकेज भी ठुकरा दिया। इंजीनियरिंग चुकी की है वो, तो 9 लाख रुपए का पैकेज मिल रहा था उसे ईयरली, लेकिन उसे ठुकरा दिया क्योंकि उसे यूपीएससी यानी कि आईएएस की तैयारी करके डीएम बनना है दोस्तों। लेकिन क्या उसके नसीब में ये कैसे हो पाता है और क्या क्या उसे ताने सुनने पड़ते थे, ये सुनना चाहिए आप लोगों को। जानिए, चित्तौड़गढ़ के फतह प्रकाश महल में गाड़िया लोहार समाज ने स्वाभिमान प्रतिज्ञा मुक्ति दिवस पर सुंदर का सम्मान किया था। सुंदर ने कहा कि भले ही 67 सालों से गाड़िया लोहार अपनी आजादी का दिन मना रहा है, लेकिन आज भी समाज काफी पिछड़ा हुआ है। समाज में सिर्फ 2% बच्चे ही पढ़ने लिखने जाते हैं। बेटियों की 8 से 10 साल होते होते शादी करवा दी जाती है। ऐसे में कुप्रथा को पीछे छोड़ते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की। सुंदर ने कहा कि अगर मैं पढ़ सकती हूं तो समाज के बाकी बच्चे भी पढ़ सकते हैं। 1955 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे समाज के लिए बहुत कुछ किया, ऐसा कहना है सुंदर गाड़िया का। जी हाँ, क्या कहती है, उसके बावजूद भी आज भी यह दशा है। शिक्षा में हम सबसे पीछे हैं, यह विचलित करता है। आप लोगों को बताना जरूरी है कि सुंदर ने जोधपुर से अपनी केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। उसने बताया कि मेरे माता पिता चंदा देवी और काशीराम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे पास आज भी पक्के मकान नहीं हैं। मूलतः सुंदर कानोड़ जिला उदयपुर की है, मगर बचपन से ही अपने 4 मामा भंवरलाल, प्रभुलाल, गोपीलाल और नगजी राम के पास भीलवाड़ा में रहती है। आप लोगों को बताना जरूरी है कि चारों मामा ने सुंदर को पाल पोस कर बड़ा किया और पढ़ाया लिखाया, नाम भी सुंदर रखा। उसके 3 भाई बहन हैं जिसमें वो सबसे बड़ी है। सुंदर का कहना है कि हर दिन ताना मिलता था कि अब शादी की उम्र हो गई है, शादी कर लेनी चाहिए। मैं डटी रही और इसका विरोध करती रही। सुंदर आत्मविश्वास के साथ कहती है कलेक्टर बन सकती हूँ, यह मैं जानती हूँ। आज भी हमारे समाज की लड़कियां 8वीं या 10वीं तक की पढ़ाई करती हैं। सुंदर का कहना है कि उसके पिता हमेशा समाज के हिसाब से चलने की बात करते हैं, मगर माँ उसे बड़ा अफसर बनते हुए देखना चाहती है। सुंदर ने यूपीएससी की परीक्षा दी थी। 600 रैंक होने के कारण उसने दोबारा यूपीएससी की परीक्षा देने का फैसला किया। वह बचपन से ही पढ़ने में होशियार है। उसने कहा है कि कई बार मुझ पर भी शादी का दबाव डाला गया, लेकिन मैं इस बात से इनकार करती रही। मेरा भाई फाइनल ईयर में पढ़ रहा है और बहन 9वीं तक ही पढ़ पाई और उसकी शादी करवा दी गई। सोचिए, ऐसे परिस्थिति, ऐसे माहौल में रहकर एक लड़की 600 रैंक लाती है आईएएस के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में, तो कहती है कि मैं दोबारा एग्जाम दूंगी। चूंकि उसे छोटे पद नागवार गुजरते हैं, उसे बड़े पद पर जाना है, तो दोबारा आईएएस की तैयारी कर रही है वो।
12वीं में 80% साइंस मैथ में उसने नंबर लाया था और ग्रेजुएशन में 75% नंबर प्राप्त किया था। आज भी उसके माता पिता और मामा लोहे का ही काम करते हैं। सुंदर का कहना है कि 2019 में 7वें सेमेस्टर में वेदांता ग्रुप से उसे प्लेसमेंट मिल चुका था और 9 लाख रुपए का पैकेज भी ऑफर किया गया था, लेकिन उसने कलेक्टर बनने की जुनून था, इसलिए आईएएस की तैयारी के लिए उसने नौकरी ज्वाइन नहीं की। सुंदर ने कहा कि जोधपुर में मेरे साथ मेरे क्लास फेलो या किसी भी टीचर ने जातिवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया और न ही मेरे साथ भेदभाव किया। मेरे समाज में ही जातिवाद जैसी कुप्रथा चलती है। हम किसी और के साथ खेलते हैं तो हमें बोल दिया जाता है कि हम गाड़ियां लोहार हैं और आगे वाला ऊंची जाति का है। फिर हमें खेलने से भी रोक दिया जाता है, मिलने से भी रोक दिया जाता है। उसने कहा कि आज मैं जहां भी पहुंची हूं वो सिर्फ मामा के सपोर्ट और अपनी हिम्मत के कारण पहुंची हूं। आप लोगों को बताना जरूरी है। इसी के साथ साथ एक ऐसा पहलू, एक ऐसा परिवार की व्यथा सुनाने जा रहा हूं जिसे आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक ऐसे घर की कहानी जो राजस्थान के अलवर की एक बेटी की है। घर चलाने वाली बेटी की मौत से पूरा परिवार मुश्किल में आ गया। उसकी वजह से घर चल रहा था, घर का चूल्हा जल रहा था। वो पैसे कमा कर लाती थी तो माँ की दवा आती थी और पूरे परिवार का वही फिक्र करने वाली थी। आप लोगों को बताएं कि अब वो दौर, वो सिलसिला खत्म हो गया। अब इस परिवार का क्या होगा भगवान जाने। उसी लड़की की मौत हो गई है। घर वाले चिता के लिए लकड़ी तक नहीं जुटा पाए। तंगहाली ऐसी कि घर में इतनी रकम ही नहीं थी कि अंतिम संस्कार किया जा सके। सोचिए कितना दुर्भाग्य है इस समाज का। बाद में समाज के लोग आगे आए और अंतिम संस्कार में मदद की। पूरे परिवार का खर्च चलाने वाली है बेटी अब दुनिया में नहीं रही। उसे हार्ट अटैक आया और सबको छोड़ गई। पूरे परिवार पर पहाड़ टूट पड़ा है। बुजुर्ग माँ बाप और एक मंदबुद्धि भाई का खर्च अब कौन चलाएगा? 2 वक्त की रोटी का इंतजाम अब कौन करेगा? आप लोगों को बताना जरूरी है कि शनिवार को 28 साल की अनुराधा की हार्ट अटैक से मौत हो गई अलवर में। अनुराधा जयपुर में एक टेलीकॉम कंपनी में 10-12 हजार की मामूली सी नौकरी करती थी। पिछले 6 महीने से रीढ़ की हड्डी में दर्द के कारण वह काम पर नहीं जा पा रही थी। कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा था तो जो कुछ जुड़ा था वह भी खर्च हो गया था। हालात ये हो गए कि अनुराधा कमाती थी तो घर में राशन आता था। अनुराधा 6 महीने से बेरोजगार थी। जयपुर के जगतपुरा में वह पीजी में रहती थी। किसी रिलेटिव ने बहुत कम खर्च में पीजी दिला दिया था। कुछ दिन से वह अलवर में अपने घर में थी। शनिवार को दोपहर में अनुराधा को सीने में दर्द हुआ और फिर ये घटना घटी। घर वाले अनुराधा को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। समाज के लोगों की मदद से पूरे दिन रविवार को चंदा जुटाकर अनुराधा का अंतिम संस्कार किया गया। समाज सेवी हिमांशु शर्मा व अनिल यादव ने लकड़ियों का इंतजाम किया। आप लोगों को बताना जरूरी है कि चूंकि ये बीमार थी और काफी समय से बीमार थी, इसलिए किसी प्रकार का संदेह या किसी तरह की बातों को नहीं कोई बढ़ाया जा सकता। लेकिन बताएं कि अनुराधा 12वीं तक पढ़ी थी। भाई मेंटली वीक है, इसलिए परिवार के खर्च की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। 2015 और 16 में उसने अलवर में ही दक्ष अस्पताल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कर ली थी। उसके बाद छोटी मोटी नौकरी करते हुए उसने परिवार का खर्च उठाया। जयपुर में वह टेलीकॉम कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव थी। पिछले 6 महीने से रीढ़ की हड्डी में दर्द की वजह से काम पर नहीं जा रही थी। पिता इस दौरान एक मेडिकल स्टोर पर 4-5 हजार की नौकरी कर रहे थे। आप लोगों को बताना जरूरी है कि अनुराधा के रिश्तेदार अनिल का कहना है कि भाई मंदबुद्धि है, उसे पेंशन मिलनी चाहिए ताकि परिवार का खर्च चल सके। ऐसे न जाने कितने परिवार हैं जिनकी ऐसी ही कहानी है। सरकार को सर्वे कराकर कुछ न कुछ इंतजामात करने चाहिए, ऐसा कहना है वहां पे तमाम लोगों का। सिंधी समाज के प्रतिनिधि रमेश चंद ने बताया कि हमें काफी देर बाद पता चला कि परिवार की हालत बेहद कमजोर है। अंतिम संस्कार का इंतजाम भी नहीं हो सका है। इसके बाद समाज के जरिए पूरा सहयोग कराया गया। हम सरकार को कहना चाहते हैं कि कोरोना के बाद हालात बिगड़े हैं। हजारों लाखों परिवार तंगहाल हैं। सरकार के स्तर पर मदद जरूरी है। अंतिम संस्कार में करीब 5 से 6 हजार रुपए लग जाते
करते हैं। 5 क्विंटल लकड़ी ही करीब 5,000 रुपए में मिलती है। लकड़ी बेचने वालों का कहना है कि लकड़ी के भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं, फिर भी कोई गरीब आता है तो उसकी रेट कम कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी लाचारी सबके सामने बता भी नहीं पाते हैं। दोस्तों, नगर परिषद कंट्रोल रूम पर फोन किया तो जवाब मिला कि हमें जानकारी नहीं है, इस बारे में पूछ कर बताते हैं। जब दोबारा कॉल किया तो बोले कि ऐसी कोई योजना नहीं है जब किसी गरीब का दाह संस्कार कराया जाए। नगर परिषद की ओर से केवल लावारिस लाशों का ही अंतिम संस्कार करवाया जाता है, जो पुलिस लेकर आती है। इस बारे में नगर परिषद के दूसरे कर्मचारी से बात की तो पता चला कि कोविड लॉकडाउन में अंतिम संस्कार कराने की व्यवस्था थी, अब नहीं है। यह जानकारी जब अलवर कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया को दी गई तो उन्होंने कहा, हमें किसी ने सूचना नहीं दी, वरना हम हमारे स्तर पर अंतिम संस्कार का इंतजाम करा देते। सरकार के पहले से निर्देश हैं कि अंतिम संस्कार कराने में किसी को परेशानी नहीं आए। ऐसे मामले में पटवारी से लेकर कलेक्टर किसी को भी सूचना दी जा सकती है, ऐसा कहना था वहां के कलेक्टर का। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूं, इन खबरों को सुनाने का मेरा मकसद क्या है। जहां पर देश के तमाम राजनयिक जो हैं, हमारे राजनयिक जो हैं, राजनेता हैं, सरकार शासन सत्ता में बैठे लोग हैं, वह लोग तमाम उलझुल हरकतों में जुटे हुए हैं। अपनी कमजोरियां, अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरे तमाम नए नए मुद्दे गढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों पर किसी की नजर नहीं जा रही है। ऐसे गरीब और बेबस लोगों पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। लोग कितनी बदहाली में अपनी जिंदगी जीने पे मजबूर हैं, ये सारी चीजें जो है कौन देखेगा, कौन सुनेगा, कैसे होगा। लेकिन इसमें सारा एक जो है बात तथ्य निकल कर आता है। आप लोग गौर करिएगा, एक जगह पर जहां एक लड़की जो लोहार समाज की, जिसके बारे में बताया, वह उसके परिवार का उसे बैक सपोर्ट मिला, तो वो यहां तक जाकर सोच पा रही है कि वो IAS बनने के लिए एकदम कमर कस के खड़ी है। लेकिन एक लड़की जब मजबूर है, लाचार है, बेबस है, वो यहाँ वहाँ छोटी मोटी नौकरी करने के लिए बेबस है। लेकिन उसी लड़की को जागरूक करके और ज्यादा कुछ क्रिएटिव, कुछ बड़ा और कुछ बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लाया जा सकता था। दुर्भाग्य है इस समाज का, दुर्भाग्य है इस रूढ़िवादी समाज का, जो सिर्फ और सिर्फ रूढ़िता और जटिलता में जकड़ा हुआ है, आधुनिकता में नहीं ला रहा है बच्चों को, बहुत ज्यादा इनकम करने के तरफ जो है रुझान नहीं करवा रहा है, आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनाने के तरफ रुझान नहीं करवा रहा है। यह दुर्भाग्य है इस समाज का। चलिए, जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बैजनाथ मल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। जय हिंद। और रवि कुमार शुक्रिया, धन्यवाद। RD वर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। रंजीत निषाद आभार। विमल निषाद शुक्रिया। जगजीवन सहानी जी धन्यवाद। राकेश कश्यप नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया। अंजलि सहानी जी बहुत बहुत धन्यवाद राकेश। और संतराम निषाद जी शुक्रिया। BD यादव शुक्रिया, धन्यवाद आपका। दिलीप चौधरी बहुत बहुत धन्यवाद। दिग्विजय कुमार सहानी गोरखपुर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। अब्दुल रहीम जी और राधे यस राधे श्याम जी शुक्रिया, सभी का अभिनंदन। ऐसे जब कभी वाकया आपके सामने आए या ऐसे कोई परिवार आपके सामने आए तो आप उनके साथ सिंपैथी बरतें, उनकी अगर हो पाए तो कुछ सहयोग करें, न हो पाए तो कम से कम उनका विरोध न करें, उन्हें नीचा दिखाने या उनका किसी प्रकार का नुकसान करने का प्रयास न करें। जय हिंद, जय भारत।